हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आज के दिन का आप बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि आज एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जो हम हर साल मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, राज्य का मंत्रिपरिषद, है ना। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्यपाल की शक्तियां, हमने समाप्त कर ली है। आज हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। जिस प्रकार से हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार से हम राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद है, इसको संविधान में आर्टिकल 164, है ना, आर्टिकल 164 में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 164 क्या कहता है। तो आर्टिकल 164 के तहत कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और जो अन्य मंत्री होते हैं, है ना, जो राज्य में अन्य मंत्री भी होते हैं, उनकी भी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा ही होती है। लेकिन अब सीएम की सलाह पे की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, एक वास्तविक प्रधान होता है ना। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, इसलिए सीएम की सलाह पर जब सीएम जो भी मुख्यमंत्री जिसको भी कहता है इनको मंत्री बना दीजिए, तो राज्यपाल उसे मंत्री बना देता है। ठीक है, तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, इसकी चर्चा आर्टिकल 164 क्लोज 1 के बारे में, इसके बारे में संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 164 क्लोज 1 में। ठीक है, अब क्या बात आती है कि हमारे देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि वो डायरेक्ट 4 राज्यों के लिए, है ना, मंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा। आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसे 4 राज्य हैं जिसके पास राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि जहां पे वो खुद मंत्री को नियुक्ति कर सकता है। तो आपको ये 4 राज्य ध्यान में रखने होंगे और इसके भी बारे में आर्टिकल 164 क्लोज 1 में इसी के बारे में बताया गया है, 4 राज्यों के बारे में। पहला हमारा मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है, चौथा उड़ीसा है। ठीक है, तो क्या कहता है? तो जो राज्यपाल के बाद जो शक्ति है, तो किसके द्वारा होता है? जो मंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। और किस लिए करते हैं? कि वहां की जो अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति की संख्या इन्हीं 4 राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु, है ना, उनके विकास के लिए ही यहाँ पे मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और इन 4 राज्यों के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत ज्यादा है। इनके कल्याण के लिए अलग मंत्री रखे जाते हैं और कौन चुनता है? वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यहीं पे साथ देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ये मंत्री चुने जा रहे हैं ना, जो 4 राज्यों में अलग से जो मंत्री चुने जा रहे हैं, इनको ये भी देखना होता है वहां पे जो एससी और ओबीसी जो होते हैं, इनकी देख रेख की भी इनको जिम्मेदारी मिल सकती है कभी भी। ठीक है, तो ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे राज्यपाल को शक्ति प्रदान हुई है कि वो अपने अलग से मंत्री को नियुक्त कर सकता है। तो हमने समझ लिया। और इसी आर्टिकल 164 क्लोज 1 में मंत्रियों की संख्या के बारे में भी चर्चा की गई है ना, सीएम सहित मंत्रियों की संख्या। क्योंकि ये कब हुआ था? 91 संविधान संशोधन 2003 में हुए थे, उसके बाद इसमें जोड़ा गया है। जो ओरिजिनल हमारा संविधान है उसमें इसके बारे में चर्चा नहीं की गई थी कि मंत्रियों की कितनी संख्या होगी। जब हम पढ़ रहे थे केंद्र के बारे में, तब भी मैंने बताया था कि पहले संविधान में ये नहीं था। 91 संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ, तब से ये जोड़ा गया है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि बहुत सारे मंत्री भर लेते थे ना, अपने मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री भर लेते थे और काम सही से नहीं हो पाता था। तो 2003 के बाद जब संविधान संशोधन हुआ 91वां, तब क्या हुआ कि मंत्रियों की संख्या एक लिमिट में कर दी गई, संख्या में कर दी गई। तो क्या है, मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कि जो राज्य की विधानसभा की संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। संविधान में क्या लिख दिया गया कि जो राज्य की विधानसभा की संख्या है, जितनी भी संख्या हो राज्य की विधानसभा की, उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए। परसेंट नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, ये 12 है टोटल सीट, है ना। 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी संख्या है, उसकी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। 15% के बराबर हो सकती है, या तो बराबर हो या तो कम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। किंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी राज्य में, कितनी भी छोटा राज्य है, 12 से कम मंत्री नहीं होने चाहिए।
क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अगर मान लीजिए एक उदाहरण मैं दूं सिक्किम का, है ना, सिक्किम का देते हैं उदाहरण। सिक्किम में कितने हैं सीटें? सिक्किम में कितने? 32 सीट है ना, टोटल 32 सीट है। अगर उसका हम निकालते हैं 15% तो कितना आएगा? 4.5, है ना। 4.5 मंत्री तो रख नहीं सकते, मान लीजिए 5 मंत्री रखते हैं, तब भी तो 5 मंत्री के सारे पूरा राज्य तो नहीं चल सकता ना। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए संविधान में लिख दिया गया है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, है ना। एक उदाहरण और लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं टोटल, है ना। अगर उसका हम 15% निकालते हैं तो 9 सीटें आती हैं, तो 9 मंत्री भी एक राज्य को चलाने के लिए पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए लिख दिया गया है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए। जहां अगर कम सीटें हैं, है ना, राज्य विधानसभा की अगर संख्या कम है तो 12 से कम नहीं रखना है। तो ये कंफर्म कर दिया, कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद ऐसा संविधान में लिख दिया गया। पहले ऐसा ओरिजिनल जो हमारा संविधान था उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो पहले बहुत सारे मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते थे और फिर सही से कार्य नहीं चलता था, इसलिए इसको 2003 में क्या किया गया? संशोधित करके इसको रखा गया है। ओके, अब चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मैंने लिखा है कि आर्टिकल 164 क्लोज 1 और आर्टिकल 164 क्लोज 2, ये किसके बारे में है? चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 164 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि जो मंत्री है ना, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ना। ये तो हमने शुरू में देखा है कि जो ये मंत्री होता है किसके, कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त होता है। तो क्या कह रहा है 164 क्लोज 1 क्या कह रहा है आर्टिकल, कि जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद, मैंने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से कि प्रसाद पर्यंत पद धारण क्या होता है कि जिसके ऊपर जिसका हाथ है, राज्यपाल का हाथ, उसको मंत्री बना देता है। तो ये जो मंत्री है राज्यपाल के क्या है, प्रसाद पर्यंत अगर पद धारण कर रहा है तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो जो मंत्री होगा वो व्यक्तिगत रूप से, है ना, जितने भी मंत्री होंगे, प्रति का मतलब जितने भी मंत्री होंगे वो व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होंगे? राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। प्रति जो मंत्री होंगे वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होंगे। ये क्या कहता है? आर्टिकल 164 क्लोज 1 इसके बारे में बताता है, ठीक। और आर्टिकल 164 क्लोज 2 क्या कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है, यहां पूरे मंत्रिपरिषद की बात हो रही है ना, जितने भी मंत्री होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो मंत्रिपरिषद बनता है ना, सारे मंत्री मिलकर ही तो मंत्रिपरिषद बनता है। तो यहाँ पूरे मंत्रिपरिषद की बात हो रही है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 164, जब हम केंद्र में पढ़ रहे थे, केंद्र के लिए पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था? आर्टिकल 72 क्लोज 2 था और यहाँ पे आर्टिकल 72 क्लोज 3 था, है ना। ये लोग क्या, वहां की जो मंत्रिपरिषद थी वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति थी, हाँ, संसद के प्रति उत्तरदायी थी। और यहाँ पे जो थी वो राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी थे, जो वहां के मंत्री थे केंद्र के, है ना। तो हम लोग का अंतर भी समझते चल रहे हैं और बारी बारी ये भी समझते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि मंत्री जो होते हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ राज्यपाल के द्वारा, है ना, राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है हर एक मंत्री का, ठीक है। हर एक मंत्री का जो शपथ होता है वो राज्यपाल करवाता है। और कैसे करवाता है? तो थर्ड अनुसूची, ठीक है, थर्ड अनुसूची के अनुसार करवाता है। संविधान में लिखा गया है कि थर्ड अनुसूची के अनुसार आप क्या करवाइए? मंत्री का शपथ ग्रहण आप करवाइए। और क्या है इसके बाद कि मंत्री के वेतन और भत्ते, किस प्रकार से मंत्री को वेतन दिया जाता है ना, उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान होती है, उनको घर बंगला गाड़ी क्या क्या मिलता है, उसके लिए बताया गया है। तो क्या है कि जो राज्य का विधानमंडल, तो इसके लिए क्या बनाता है? विधि बनाता है, कानून, जो उसके लिए विधि द्वारा प्रावधान किया जाता है। जो राज्य का विधानमंडल जो विधि बनाता है, जो प्रावधान दिया गया है, उसके हिसाब से मंत्री को वेतन और भत्ते मिलते हैं। जिस प्रकार से हमने मंत्री केंद्र के लिए मंत्री के लिए देखा था कि संसद द्वारा हो रहा है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल द्वारा हो रहा था, वहां पे संसद द्वारा विधि के प्रावधान हो रहे थे, तब मंत्री को वेतन और भत्ते प्राप्त होते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल कर रहा है, वहां पे संसद करता था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मंत्री की योग्यता हमने वहां भी यही सेम देखी थी, यहां है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना 6 माह से अधिक मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी सदस्य है, मान लीजिए कोई भी सदस्य है, अगर वह
जो राज्यसभा का है ना, जो विधानसभा है उसका सदस्य नहीं है, या राज्य विधान परिषद भी होता है ना, हमारे यहाँ पे 6 विधान परिषद हैं, तो अगर वो विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है और विधानसभा का भी सदस्य नहीं है तो 6 माह के लिए वो मंत्री या मुख्यमंत्री दोनों रह सकता है ना, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों रह सकता है, लेकिन अगर 6 माह से अधिक हो जाता है तब वो मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह तक छूट दी जाती है, अगर आप मंत्री नहीं है तब भी आप 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रहेंगे या मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आपको विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा, तब आप कंटिन्यू करेंगे मंत्री पद पे या मुख्यमंत्री पद पे। ठीक है, तो ये हमने मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर ली, हमारा समाप्त हो गया मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा। अब चलिए देख लेते हैं, हमारा एक पॉइंट रह गया था, बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। अभी हम समझाते हैं कि जो हमारे राज्यपाल है ना, मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल के प्रति क्या उत्तरदायी होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, है ना। जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 कर्तव्य हैं जिस प्रकार से सेम है एज इट इज जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लेके, है ना। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कौन से कर्तव्य थे, उसी प्रकार से 3 कर्तव्य इनके लिए भी है। चलिए देख लेते हैं बारी बारी। 3 बहुत छोटे हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक तैयार कर लिया, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा राष्ट्रपति, जब हमने बताया था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य निभाता है राष्ट्रपति के लिए, वही सेम है। देखते हैं, अभी जब लिखेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा धीरे धीरे, और याद भी आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ रखा है पीछे। तो सीएम का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, सीएम का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। जो सीएम का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 167 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 167 में सीएम के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 167 प्रोविजन क्या कहता है। तो इसकी गिनती 1 या 2 या 3 में नहीं की गई है, जो हमारे 3 कर्तव्य है ए बी सी हमारे संविधान में एज इट इज लिखा गया है, ए बी एंड सी। तो ये क्या कहता है कि सीएम जो है वो राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है, सीएम राज्यपाल को सूचना दे, है ना। सीएम का जो पहला कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना दे, और कैसे सूचना दे कि सरकार की कार्यवाही और विधायी कार्यवाही दोनों के बारे में। ठीक है, विधायी कार्यवाही मतलब कि आपके राज्य में क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, और किस विधेयक पे बिल आप पारित करवा रहे हैं, कैसा कानून बन रहा है, कौन सा विधेयक पारित होने वाला है। तो सीएम क्या करे, उसको सूचना दे राज्यपाल को कि हम एक कार्य करने जा रहे हैं, सरकार एक काम कर रहा है और किस प्रकार का हम विधेयक पारित कराने जा रहे हैं, उसका सूचना सीएम राज्यपाल को दे। ठीक है, और दूसरा क्या है, बी क्या कहता है कि राज्यपाल सीएम से सूचना मांगे और सीएम सूचना दे। सेकंड पॉइंट क्या है कि राज्यपाल जो है वो सीएम से सूचना मांग सकता है कभी भी, है ना, कभी भी वो सूचना मांग सकता है कि क्या कार्य चल रहा है, कहां तक पहुंचा है ना। उसके हमें एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और हमारे पास भेजिए। इसी बात पे बहुत मतभेद रहते हैं राज्यपाल और सीएम के बारे में। ठीक है, दोनों के बीच मतभेद होते हैं। सीएम कहता है कि अभी मेरे पास फाइल नहीं रेडी है, कुछ दिन बाद देता हूं, या मना कर देता है। तब क्या राज्यपाल धमकी देता है कि मैं केंद्र में आपके बारे में शिकायत करूंगा कि आप संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सीएम क्या करता है, कहता है भैया रुको 1 मिनट, 1-2 महीने में आपको रिपोर्ट देते हैं। तो आपस में इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, सीएम और राज्यपाल के बीच में इसी बात पे चर्चा चलती रहती है। और सी क्या है, तो बी हो गया। सी क्या है, मान लीजिए कोई एक मंत्री है ना, मंत्री निर्णय लेता है,
बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से, है ना। मान लीजिए जो एक मंत्री है वो निर्णय लेता है बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह से, है ना, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से उसने निर्णय ले लिया है, तब अब क्या कर सकता है, राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि राज्यपाल कह सकता है, ठीक है। कहने को बोलचाल की भाषा में हम कहना कहते हैं, लेकिन अगर संविधान की भाषा में कहे तो अपेक्षा, ठीक है। राज्यपाल अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद में रखवाए। जो सीएम है वो मंत्रिपरिषद में, जो एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, जिस भी विधेयक पे निर्णय ले लिया है, उस निर्णय को क्या करवाए, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए, उस पर चर्चा होगी, तब जाके वो निर्णय पारित किया जाएगा। तो ये कौन कह सकता है, राज्यपाल सीएम से कह सकता है डायरेक्ट कि आप इसको मंत्रिपरिषद में रखवाइए। तो आज हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो गया है ना, राज्य की मंत्रिपरिषद हमने समाप्त कर ली है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।